Okay, Assalamualaikum class. Today we are going to start our chapter number वालेकुम 4. सलाम। Chapter number 4, and that is all about global trade and foreign direct investment. In the chapter number 3, we have already discussed about the various trade agreement. We have discussed about the NAFTA agreement. ठीक है? We have discussed about कौन कौन से पढ़े थे नफ्टा एग्रीमेंट पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है। और इसी तरह से एस स्पेसिफिक पढ़ा था। इस तरह से बहुत सारे एग्रीमेंट्स के बारे में हमने डिटेल यूरोपियन यूनियन के बारे में पढ़ा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा, ठीक है। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट द टैरिफ इज, ठीक है। हमने टैरिफ के बारे में पढ़ा। टैरिफ के बारे में हमने पढ़ा कि दैट इज द इट इज़ नोन एज कस्टम ड्यूटीज, ठीक है। अब कौन कौन से ऐसे वेज हैं जो कि यूज़ करके नेशंस को दूसरे पर एक एज हासिल होता है, ठीक है। कौन कौन सी पॉलिसीज होती हैं जो कि वो यूज़ करके दूसरी कंट्रीज में ट्रेड करते हैं, ठीक है। वी ऑल्सो हैव एनालाइज दैट रिड्यूसिंग द बैरियर, और जो हमें ट्रेड बैरियर से उनको रिड्यूस करने के बाद जो है इंटरनेशनल ट्रेड में किस तरह से एकदम से बूम आया है, ये चीज़ें हमने अभी देखी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से जब हम स्टार्ट करने लगे हैं हिस्ट्री ऑफ द ट्रेड थ्योरी के, ये जो हमारे थ्योरीज हैं वो टैरिफ्स को रिड्यूस करने वाली, ये सारी चीज़ें ये स्टार्ट कहाँ से हुई, ठीक है। द फर्स्ट वन इज जीरो सम गेम ड्यूरिंग 70th to 18th century. It is common belief in trade that when one side lose अनदर साइड गेम्स, कि जब एक बंदा मतलब विन विन सिचुएशन ही होती है जिसमें दोनों मतलब जो साइड्स होती हैं वो बेनिफिट ले रहे। एक ये होता है कि अगर एक जो है एक कंट्री को अगर फ़ायदा हो रहा है तो दूसरी कंट्री विल डेफिनेटली विल बी इन लॉस, ठीक है। ये जीरो सम गेम जो थ्योरी वो ये कहती है। इट इज़ लाइक अ टेनिस मैच व्हेन वन पर्सन विंस अ पॉइंट द अदर पर्सन लूजेस, कि जब एक जिस तरह से टेनिस मैच में होता है, इन मैचेस में क्या होता है कि अगर एक बंदे को पॉइंट मिल रहा हो तो दूसरे बंदे के पॉइंट जो है क्या हो रहे थे वो कम हो रहे होते हैं ऑटोमेटिकली। तो ये जो है जीरो सम गेम थ्योरी जो है वो इट इज़ ऑल अबाउट दैट, ठीक है। देन है आपकी मर्सेंटलिज्म। द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिटवीन कंट्री ट्रेड वाज फॉर अ कंट्री टू विन बाय एक्सपोर्टिंग मोर देन इट्स इम्पोर्ट। ये कहते हैं कि भाई जब कोई कंट्री तभी उसके पास फेवरेबल सिचुएशन वो होती है कि उसकी एक्सपोर्ट हमेशा इम्पोर्ट से ज़्यादा हो, ठीक है। ट्रेड जो फिलोसफी है वाज प्रॉस्पर्ड एट अ पीरियड ऑफ नेशन बिल्डिंग accumulations of gold and silver currency of trade relevancy with exports and imports one nation's gain was another nation's low। कि ये कहते हैं कि जो मर्सेंटलिज्म जो थ्योरी है वो कहती है कि भाई आप जो है ना फेवरेबल कंडीशन तो यही है कि जब आपकी एक्सपोर्ट ज़्यादा होती हैं और आपकी एक्सपोर्ट हमेशा इम्पोर्ट से ज़्यादा होती है, जिसे फेवरेबल ट्रेड ऑफ बैलेंस कहते हैं, ठीक है। और ये नेशन बिल्डिंग थ्योरीज होती है। लेकिन आप यहाँ पे याद रखिए कि वो कंट्रीज जहाँ पे जो कि जिनके पास गोल्ड और सिल्वर जो करेंसीज होती हैं वो ज़्यादा होती हैं, हमेशा वो ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसी नेशन जो होती हैं मोर स्टेबल होती हैं, ठीक है। अब मोर स्टेबल वो इसलिए होती है क्योंकि एक तो उनके पास ये जो चीज़ें होती हैं बल्क में होती हैं, या फिर उनके पास ये इस तरह की माइंस होती हैं, ठीक है। वो ज़्यादा फ्रीली जो भी चीज़ परचेज करना चाहे कर सकती हैं, ठीक है। इसी चीज़ को हम फेवरेबल ट्रेड बैलेंस कहते हैं। सरप्लस ऑफ एक्सपोर्ट ओवर इम्पोर्ट ओवर अप्लाइड टू अ पर्टिकुलर कंट्री एक्यूमुलेशन ऑफ प्रीशियस मेटल एज अ साइन ऑफ पावरफुलनेस, कि जैसे अमेरिका है, ठीक है, कि उनके पास क्या है पावरफुलनेस की, भाई उनके पास रिसोर्सेज इस तरह के ज़्यादा हैं, ठीक है। गोल्ड एंड सिल्वर, क्योंकि पहले जो भी आपकी ट्रेड होती होती थी हमेशा वो गोल्ड और सिल्वर टर्म्स में होती थी, ठीक है। वो आपको मनी वाला टर्म्स जो था यानी पैसों वाला जो एक कॉन्सेप्ट था वो बाद में है। पहले गोल्ड और सिल्वर पर ही सारी आपकी ट्रेड जो थी वो होती होती थी, ठीक है। ओके, देन है आपकी इन मिड 17s द डेविड ह्यूम पॉइंटेड आउट टू प्रॉब्लम्स पीपल वांट द थिंग्स दैट गोल्ड और सिल्वर और एनी अदर फॉर्म ऑफ मनी कैन बाय, कि लोग चाहते थे कि कुछ इस तरह की चीज़ें जिसे वो पैसों से खरीद सकें। एक है स्पेशली फ्लो मैकेनिज्म्स व्हेन द सप्लाई और अमाउंट ऑफ मनी ऑन अ कंट्री इंक्रीजेस द प्राइस इन दैट कंट्री टेंड टू गो अप एज वेल, कि जिस कंट्री में जब आपकी एक किसी भी कंट्री में जब आपकी मनी सप्लाई इंक्रीज होती है तो उस मुल्क में प्राइसेस जो होती है वो ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाती हैं। कैसे? सिंस सिल्वर एंड गोल्ड रिप्रेजेंट द मनी सप्लाई, द मोर ऑफ दीज मेटल्स दैट अ कंट्री अकोमुलेट फॉर एक्सपोर्टिंग द हायर प्राइसेस बिकम इन द कंट्री। अभी कैसे? इट्स मोर एफुलेंट, मोर परचेजिंग पावर, डिमांड इंक्रीजेस, प्राइसेस इंक्रीजेस। फॉर एग्जाम्पल फ्रांस एंड जर्मनी। अच्छा, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यूज हुआ है डिमांड एंड सप्लाई का, कि देखिए हमें ये पता है कि डिमांड और प्राइस का जो है इन्वर्स रिलेशनशिप है, ठीक है। व्हेन द डिमांड इंक्रीजेस प्राइसेस आल्सो इंक्रीजेस, ठीक है।
और अगर आपकी डिमांड जो होती है डिक्रीज होती है तो प्राइसेस क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। अब वो जो कंट्रीज हैं जिनके पास सिल्वर और गोल्ड, उनके कंट्रीज में मनी जो होती है, मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उसका रिजल्ट एज अ रिजल्ट क्या होता है कि लोगों के पास चीज़ें खरीदने के लिए पैसा भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, उनकी परचेजिंग पावर जो होती है, परचेजिंग कैपेबिलिटीज़ होती हैं, वो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, फिर इसका रिजल्ट क्या होता है, जब जब परचेजिंग पावर ज़्यादा होती है, पैसे ज़्यादा होते हैं, तो फिर सर्टन चीज़ों की जो सर्टन कमोडिटीज़ होती हैं, उनकी डिमांड जो कमोडिटीज़ होती हैं, उनकी डिमांड बढ़ जाती है। जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो उसकी प्राइस भी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। लाइक फ्रांस एंड जर्मनी। अच्छा, इसमें जो अगर आपके पास आप लोगों ने बुक खोली हुई है तो आप 92 पेज पे आ जाएं कि फ्रांस और जर्मनी की जो एग्जांपल कोड की गई है इसमें है कि फ्रांस का जो है, फ्रांस हैव अ फेवरेबल ट्रेड बैलेंस विद जर्मनी, कि जो फ्रांस की एक्सपोर्ट है वो जर्मनी, जो फ्रांस और जर्मनी के दरमियान जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का रिलेशनशिप है, फ्रांस है मोर फेवरेबल ट्रेड ऑफ बैलेंस, क्योंकि फ्रांस की जो एक्सपोर्ट है वो इंपोर्ट से ज़्यादा, यानी वो जर्मनी को जो अपनी एक्सपोर्ट कर रहा है वो उनसे जो सामान इंपोर्ट कर रहा है उससे ज़्यादा है। अच्छा, अब उसके एज अ रिजल्ट क्या होता है कि फ्रांस के पास जो है वो अकोमुलेट हो जाती है गोल्ड और सिल्वर। ठीक है, और जो जब मनी सप्लाई ज़्यादा होती है तो फिर प्राइसेस हमें पता है कि वो गो अप हो जाती हैं, प्राइसेस भी इंक्रीज। किसी चीज़ की जब सर्टन डिमांड इंक्रीज होती है तो प्राइसेस भी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि उसकी सप्लाई कम हो जाती है ना। तो जब ये चीज़ें होंगी, जब प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगी, तो डेफिनेटली जो फ्रांस के लोग होंगे वो दूसरी कंट्रीज की प्रोडक्ट को परचेज करेंगे, लाइक जर्मन को। ठीक है, अगर वो जर्मनी में एक्सपोर्ट कर रही हैं, ठीक है, जर्मनी में फ्रांस में बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है और जर्मनी के लोग भी हैं, लेकिन फ्रांस की जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी आप कह लीजिए प्राइसेस ज़्यादा हो गई, तो फिर वहाँ के लोग उस तरह उन साइड की प्रोडक्ट्स पर जाएंगे जिनके प्राइसेस लेस होंगे। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप सबको समझ आ रही है? यस मैम। ओके। तो फिर इससे क्या होगा कि लोग दूसरी जब दूसरी कंट्री की प्रोडक्ट की तरफ स्विच ऑफ कर जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो आपका ट्रेड ऑफ बैलेंस था ना, वो आपको जो फेवरेबल एक कंडीशन थी आपके लिए, वो जर्मनी की फेवर में चली जाएगी, क्योंकि लोगों फ्रांस की जो मेड प्रोडक्ट्स थी उनकी प्राइसेस एकदम से ज़्यादा हो गई, क्योंकि उनकी डिमांड बढ़ गई थी, तो उनकी प्राइसेस भी ज़्यादा होगी। तो फिर लोग जो थे वो जर्मन मेड प्रोडक्ट की तरफ चला गया, तो फिर जो एक आपका एक फ्रांस का जो एक फेवरेबल ट्रेड ऑफ बैलेंस था जिसमें उसकी एक्सपोर्ट ज़्यादा थी, इम्पोर्ट कम थी। ठीक है, तो वो एकदम से वो चीज़ें जो क्या हो जाएंगी, वाइस वर्सा हो जाएंगी। ठीक है, तो ये जो पॉलिसीज है होती है, कहती है कि जो आपको ये जो आपका मर्सेंटलिज्म, सो द आप कह रहे हैं कि मोरल ऑफ द स्टोरीज की जो मर्सेंटलिज्म है, जिसमें आप कहते हैं कि आपकी एक्सपोर्ट हमेशा इम्पोर्ट से ज़्यादा होना चाहिए, कि ये आपके लिए शॉर्ट टर्म एडवांटेज हो सकता है, फॉर लॉन्गर टाइम विन ये आपके लिए एडवांटेज नहीं होता। ठीक है, अगर है फाउंडेशंस ऑफ मॉडर्न ट्रेड थ्योरी एब्सोल्यूट एडवांटेज द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द एडम स्मिथ। अच्छा, अब आपके दो एडवांटेजेस हैं, एक है आपका एब्सोल्यूट एडवांटेज और सेकंड जो है वो है कंपैरेटिव एडवांटेज। सबसे पहले एब्सोल्यूट एडवांटेज को देखते हैं। इन 1776 एडम स्मिथ, दैट इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, मॉडर्न इकोनॉमिक्स का फादर है, जिसे एडम स्मिथ को इकोनॉमिक्स का फादर जाना जाता है, पब्लिश हिज फेमस बुक द वेल्थ ऑफ नेशन, अटैक द मर्सेंटलिज्म बिलीफ ऑफ जीरो सम गेम, कि उसने कहा कि भाई जो जीरो सम गेम जिसमें आप कह रहे हैं कि इफ वन विल विन द अदर विल डेफिनेटली लूज, कि वो कहते हैं कि वो उससे कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं इस कॉन्सेप्ट से। ही आर्ग्यू दैट द वर्ल्ड वेल्थ इज नॉट फिक्स्ड, वो कहते हैं कि जो दुनिया के रिसोर्सेज हैं या आप कह लें कि जो अमाउंट है, ठीक है, वो जो पैसा है वो फिक्स नहीं है। कैसे फिक्स नहीं है? अकॉर्डिंग टू हिम, कि जितनी ज़्यादा आप, मतलब वो इसको इस तरह से सपोर्ट करते हैं अपने इस आर्ग्यूमेंट को, कि आप जो है ना, जैसे जैसे नेशंस इंटरनेशनल, व्हेन द नेशंस एंगेज इन इंटरनेशनल ट्रेड, जब नेशन जिस तरह से इंटरनेशनल ट्रेड में जाती हैं, दूसरी कंट्रीज में जाके मतलब फंक्शन करती हैं, प्रोडक्ट बेचती हैं, ठीक है, और ग्लोबल ट्रेड पर जाती हैं, तो प्रोडक्टिविटी ऑल ओवर द वर्ल्ड जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। आउटपुट जो प्रोड्यूस होती है ना, अगर हम वर्ल्ड उसमें देखें उसको जो है ना नेशनल के तौर पर ना देखें, नेशनल लेवल पे ना देखें, इसको ग्लोबली लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे देखें, तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है या आउटपुट है या जीडीपी है वो बढ़ जाती है। ये वन नेशन इंगेज इंटरनेशनल ट्रेड द वर्ल्ड प्रोडक्ट इंक्रीजेस, एवरीवन इज वेल्थियर, तो हर बंदा अमीर होगा, जाहिर है। ऑर्गेनाइजेशन ईच नेशन शुड स्पेशलाइज इन प्रोड्यूसिंग दोज थिंग्स दैट दे कैन डू एट द लोएस्ट कॉस्ट, कि वो कहते हैं कि आप हर ऑर्गेनाइजेशन को या हर कंट्री को वो चीज़ें प्रोड्यूस करनी चाहिए, बनानी चाहिए, ठीक है, जो कि वो बहुत अच्छे तरीके से कम कॉस्ट पे कर सकती है। दैट इज एब्सोल्यूट एडवांटेज। When the production of a good in country takes fewer units of labor,
then production of the good in country B, a country should produce goods for which it has absolute advantage, import those goods in which it has absolute advantage. एब्सोल्यूट एडवांटेज आपकी बेसिकली है क्या, वो यही है कि आपने जिन प्रोडक्ट आइटम्स को बनाने के लिए आपको लेबर कॉस्ट सस्ती पड़ती है आप वो ही प्रोड्यूस करें। अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ वो कहते हैं कि जिन जिन प्रोडक्ट आइटम्स बनाने में आपको जो है वो लेबर कम कॉस्ट कम पड़ती है, लेबर की कॉस्ट कम पड़ती है, आप प्रेफर करें कि आप उन्हीं प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करें। ठीक है, जब आप इन चीज़ों को प्रोड्यूस कर लेते हैं एक तो आपकी एफिशिएंसी होती है उसमें, तो आपको एब्सोल्यूट एडवांटेज हो जाता है दूसरी कंट्रीज पर जहाँ पे लेबर कॉस्ट महंगी होती है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे जो एग्जांपल कोड की है जैन एंड ब्लू की फॉर एग्जांपल, अच्छा आपकी बुक में जो एग्जांपल एक जैन की है, दो पर्सन है फॉर एग्जांपल, एक आप हैं और एक जैन है। ठीक है, यहाँ आप कह लें कि असफंद है और एक असद है। ठीक है, आप दोनों जो है ना किसी गॉड फॉरबिट आप किसी ऐसे जो है ना आइसलैंड में फंस गए हैं जहाँ पे और कुछ भी नहीं, आप दो लोग हैं, आपके पास दो ऑप्शंस हैं कि एक तो वहाँ पे जो है वो पॉन्ड है, वहाँ पे उसमें फिशेस वगैरह हैं आपकी उसके लिए फूड के लिए। असद जो है वो एग्रीकल्चर, उसमें इनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। ठीक है, ही नो अबाउट फार्मिंग, ये वो ये अच्छे वो उगा सकते हैं। ठीक है, प्लांट कर सकते हैं, क्रॉप्स जो खाने वाली होती हैं वो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ये अच्छे ग्रो कर सकते हैं। अब जो जैन है यासवंत है उसकी एक्सपर्टी ये है कि ही इज गुड एट फिशिंग, कि वो अच्छी फिशिंग कर सकता है। ठीक है, अब वो कहते हैं कि जैन की एक्सपर्टी या असफन की एक्सपर्टी अगर फिशिंग में है तो असफन को फिशिंग ही करनी चाहिए, और असद की अगर एक्सपर्टी फॉर एग्जांपल कि फार्मिंग में है तो असद को फार्मिंग ही करनी चाहिए। तो सो असद हैज द एब्सोल्यूट एडवांटेज इन फार्मिंग व्हाइल असफन हैज द एब्सोल्यूट एडवांटेज इन फिशिंग। इज इट क्लियर? यस मैम। ठीक है, तो ये एक मतलब आप कह Yes. रहे हैं एग्जाम्पल जो है वो कोड की गई है, थोड़ी सी इनफॉर्मल से एग्जाम्पल है। ठीक है, अच्छा अगर इसको थोड़ा सा फॉर्मल उस पर जाएं, इस एग्जाम्पल को फॉर्मली डिस्कस करें तो यहाँ पे ना चाइना की और अमेरिका की आपकी बुक में एग्जाम्पल डिस्कस की हुई है कि जो कंट्रीज जो होती है ना, जैसे चाइना है, सॉरी अमेरिका की और फ्रेंच जो है उनकी एग्जाम्पल डिस्कस की हुई अभी इसमें कि यूएस फार्मर्स हैं, दे हैव द एक्सपर्टीज इन प्रोड्यूसिंग बाय यूजिंग लो कॉस्ट लेबर इन प्रोड्यूसिंग वीट, के वो वीट को प्रोड्यूस करने में उनकी एक्सपर्टीज है जो अमेरिकन जो है फार्मर। अच्छा अब ये जो है चूंकि दिस बुक्स आर रिटन बाय अमेरिकन ऑथर तो वो अपने कंट्री को डिस्कस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान की एक्सपर्टी है कि पाकिस्तान एग्रीकल्चर कंट्री है ना, इसकी एक्सपर्टी किस में है, एग्रीकल्चर आइटम्स में, एग्रीकल्चर जो जितनी भी आपकी क्रॉप्स होंगी उसमें एक्सपर्टी है। ठीक है, अच्छा उसे उसके साथ साथ चाइना की एक्सपर्टी किसमें है, चाइना की एक्सपर्टी किसमें है, उसकी एक्सपर्टी एग्रीकल्चर लैंड में भी है, टेक्सटाइल में भी है। ठीक है, उसके साथ साथ अगर आप इंडिया की एग्जांपल ले लें तो इंडिया की जो है आईटी इंडस्ट्री में दे आर वेरी यू कैन से फार अवे बियॉन्ड अस, कि वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं। ठीक है, तो मतलब बताने का मकसद ये है कि फिर जिसकी जिसमें एक्सपर्टी है वो उन्हीं चीज़ों को प्रोड्यूस करने की तरफ जाए जहाँ पे उसको लेबर सस्ती पड़ रही है, और लेबर को जो है आपको लेबर सस्ती पड़ी और आपको कम लोग इन्वॉल्व करने पड़ रहे हैं। ठीक है, आई गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। ओके देन कंपैरेटिव एडवांटेज, अब उसमें तो हमने ये डिस्कस करें कि जिसमें आपकी इन विच यू हैव द एक्सपर्टी इन विच यू आर गुड एट यू शुड गो ओनली फॉर दोज आइटम प्रोडक्शन के, आपको उन्हीं आइटम के प्रोडक्शन की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, जिसमें आपकी एक्सपर्टी है, जिसमें आपकी यूनिट ऑफ लेबर जो है या आपको कम लेबर जो है यूज़ करनी पड़ी और आपको कॉस्ट कम पड़ी। एक होता है कंपैरेटिव एडवांटेज, द रिलेटिव एडवांटेज इन प्रोड्यूसिंग प्रोडक्शन एफिशिएंसी दैट अ नेशन हैज इंटरनली ओवर अनदर। तो इसमें आप कहते हैं कि आप जो है कंपैरिजन करते हैं अपने एडवांटेज का या एफिशिएंसीज का दूसरी नेशन पर। ठीक है, अब ये जो वाली इसमें जो है चाइना वाली एग्जाम्पल डिस्कस की हुई है। ठीक है, कि पहले तो वो जैन वाली और वो जो हम कह रहे थे, मैं जो आप लोगों पर कोट कर रही थी कि असद वाली और ये असद वाले के पर डे फिश में। अच्छा अभी कंपैरिजन किया हुआ है कि असद जो है उनको फिशिंग करने में क्योंकि उनकी एक्सपर्टी नहीं है फिशिंग में, उसको पूरा दिन लगता है। असफन की एक्सपर्टी है फिशिंग में, उसको आधा दिन लगता है उतनी ही जितनी फॉर एग्जांपल अगर वो 10 मछलियाँ पकड़ता है तो असफन जो है वो आधे दिन में 10 मछलियाँ पकड़ लेता है। असद की क्योंकि एक्सपर्टी नहीं है फिशिंग में, उसको पूरा दिन लग जाता है 10 मछलियाँ पकड़ने में। अच्छा फार्मिंग में देखें कि जो असद है वो उसको एक दिन लगता है कि अगर वो मतलब एरिया डिवाइड कर रहा है कि उसमें प्लांट करने हैं, ये बीज वो क्या होते हैं प्लांटिंग करते हैं ना,
ठीक है। तो जो लेकिन जो असफंद है उसको कितना लगता है, उसको 1.5 दिन लगता है। तो बेसिकली ये क्या किया गया, कंपैरिजन किया है, कंपैरेटिव एडवांटेज है। सो असद हैव द एडवांटेज ऑन फार्मिंग एंड असफंद हैज द एडवांटेज इन फिशिंग के। दोनों का कंपैरिजन किया कि भाई किसको ज़्यादा किसको मजा, फिर हम इसको आपस में माइनस कर लेते हैं। अच्छा, अब इंडिया की एग्जांपल और चाइना की एग्जांपल जो है वो डिस्कस की गई है कि इंडिया में अगर आप 6 kg वीट बनाते हैं, लेबर आवर जो है वो चाइना में जितनी लेबर आवर आप यूज़ करके 6 kg बना रहे हैं, चाइना में आप उतनी 3 kg बनाएंगे, सेम अगर आप वो करते हैं। ठीक है, राइस 1 kg होगा, उसमें लेबर आवर वो है, उसमें 2 kg जो है लेबर आवर आप उसमें वो डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है। और एक और एग्जांपल जो डिस्कस की हो, जो अमेरिका की और मैं चाइना की बात कर रही थी। ठीक है, कि अमेरिकन को फॉर एग्जांपल अगर चाइनीज यूज 10 यूनिट्स ऑफ रिसोर्सेज लाइक लेबर, मटेरियल, कैपिटल, मशीनरी टू प्रोड्यूस अ वन कंप्यूटर, कि उनको सिर्फ 10% रिसोर्सेज यूज करने पड़े हैं, 10 यूनिट जो हैं वो यूज करने पड़े रिसोर्सेज को एक कंप्यूटर बनाने में। ठीक है, और 2 यूनिट उनके रिसोर्सेज के यूज करने पड़े हैं एक बाइसाइकिल बनाने में। वाइल अमेरिका को एट द सेम टाइम 100 रिसोर्सेज यूनिट इस्तेमाल करके फिर वो एक कंप्यूटर बना रहे हैं। अब कंपेरेटिव एडवांटेज किसको हासिल हुआ, डेफिनेटली चाइना को। ठीक है, चाइना तो जो है वो 10 यूनिट रिसोर्सेज के लगाकर, ठीक है, 10% जो है लेबर, मटेरियल, कैपिटल, मशीनरी लगाकर वो एक कंप्यूटर बना रहा है। और वाइल जो अमेरिका है वो 100 इस तरह के रिसोर्सेज यूनिट लगाकर फिर एक कंप्यूटर बना रहा है। तो कंपेरेटिव एडवांटेज किसको हासिल हुआ, डेफिनेटली इट विल बी गॉट बाय चाइना, के चाइना को जो है वो हासिल होगा कंपेरेटिव एडवांटेज। तो हमें ये सारी चीज़ें जो हैं वो देखनी होती है कि आपको किस में ज़्यादा कंपेरेटिव एडवांटेज है। फिर जिस आप देखते हैं कि जिसमें आपको कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही होती है, फिर कंट्रीज क्या करती है वो चीज़ें जो है वो इम्पोर्ट कर लेती हैं, जिसको उनको होममेड बनाने में ज़्यादा रिसोर्सेज लग रहे हैं, ज़्यादा टाइम लग रहा है, एनर्जी ज़्यादा लग रही है। लेकिन वही चीज़ जब आप इम्पोर्ट करते हैं तो आपको कम प्राइस पे लग रही है, कम कॉस्ट पड़ी, तो हम उसको इम्पोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, ओके। देन है opportunity cost, the choice to produce one good required you to give up the opportunity to produce another good। कि जब आप एक चीज सेलेक्ट करते हैं ना, कि आपने लेट सपोज चाइना हैव डिसाइडेड टू प्रोड्यूस, क्या था उनका, कि वो दे हैव डिसाइडेड टू प्रोड्यूस अ कंप्यूटर बाय यूजिंग 10 यूनिट ऑफ द रिसोर्सेज। तो फिर वो सारी अपॉर्चुनिटी जो कि वो बाईसाइकिल बनाने में उनको सिर्फ 2 यूनिट लग रहे थे। ठीक है, तो उसके लिए फिर वो अगर वो डिसाइड करते हैं, इफ दे डिसाइडेड टू प्रोड्यूस वन कंप्यूटर बाय यूजिंग 10 यूनिट ऑफ द रिसोर्सेज, देन दे हैव टू ओवरकम ऑल द कॉस्ट, जो कि कॉस्ट उनको पड़ी थी बाईसाइकिल बनाने में, उनको वो ओवरकम करना पड़ेगी, जो बेनिफिट उनको बाईसाइकिल बनाने में थे। ठीक है, उसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट जो है इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा डेफिनेटली। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यही होता है कि जब हम ऑप्शंस देखते हैं कि हमारे पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए की ये हमारे पास बेनिफिट है, ऑप्शन बी की ये कंडीशंस है। फिर आप ये देखते हैं कि अगर हम ऑप्शन ए को सिलेक्ट करते हैं तो हमें ऑप्शन बी के सारे बेनिफिट को क्या करना पड़ेगा, हमें भूलना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कि दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक हो गया। देयर इज अ ट्रेड ऑफ ईच कंट्री मेक्स व्हेन इट इज डिसाइडेड टू प्रोड्यूस वन गॉड इन प्लेस ऑफ अनदर, कि आपको फिर कंट्री की जब एक डिसाइड करते हैं कि भाई आइदर दे आर गोइंग फॉर प्रोड्यूसिंग अ बाइसाइकिल और दे आर गोइंग फॉर प्रोड्यूसिंग अ कंप्यूटर, तो जब एक को सिलेक्ट करेंगे तो दूसरे की जो भी हो उनको बेनिफिट, तो वो उनको जो है वो फिर ओवरकम करना पड़ेगा, उनको वो छोड़ने पड़ेंगे। The theory of the comparative advantage suggests that the country should specialize not only in those products for which they have absolute advantage, but also in those products for which they have comparative advantage। कि ये थ्योरी कहती है कि जरूरी नहीं है कि जस्ट आप यही एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी तो यही कह रहे थे ना, जिसमें आप यू कैन ओनली गो फॉर दोज प्रोडक्ट और सर्विसेज जिसमें आप जो है ना एफिशिएंट है, जिसमें आप बेस्ट हैं। ठीक है, लेकिन जो आपकी कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी है, इट इज सेइंग कि आपको सिर्फ यही नहीं कि आप जिस जिन चीज़ों में बेस्ट है आप उसी को प्रोड्यूस करें, बल्कि आपको जिन चीज़ों में कंपैरेटिव एडवांटेज है दूसरी नेशंस पर, ठीक है, तो आपको उन चीज़ों पर भी जाना चाहिए। इसमें जैसे जर्मनी को जो है वो एडवांटेज है कि जर्मनी में लेबर कॉस्ट, ये जो मैं इस तरह की छोटी छोटी एग्जांपल दे रही होती है, इसको ज़रा नोटिस कर लिया करें, यहाँ फिर आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल कि जर्मनी को दे हैव द कंपैरेटिव एडवांटेज ओवर अदर नेशंस के, उनकी बड़ी स्किलफुल जो है उनकी वर्क फोर्स है। ठीक है, कि वहाँ पे आपको बहुत टेक्नोलॉजिकली स्किलफुल जो है वो वर्क फोर्स मिलती है, जो कि टेक्निकली एडवांसमेंट मशीनरी पर काम करने में जिनको कोई मसला नहीं होता। ठीक है,
Okay, then Turkey, the absence or the lack of trade, each country would have to produce and consume its own output. कि हर कंट्री जो है उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो खुद ही सारी अपनी जो उनको आउटपुट चाहिए वो खुद प्रोड्यूस करें और खुद ही उसको कंज्यूम करें। तो उनको फिर क्या है कि ये जो टर्की है ना, बेसिकली ये चाइना कुछ अर्सा पहले तक चाइना और अमेरिका में थी कि वो आपस में ट्रेड नहीं करते थे, ठीक है, उनकी आपस में इस तरह से ट्रेड नहीं थी। तो यही है कि भी आप ट्रेड जो है वो दो कंट्रीज जो होती है आपस में क्या कर देते हैं, उसको एब्सेंस कर देती हैं। ठीक हो गया कि फॉर एग्जांपल अगर हम इसको बोले, जो एग्जांपल हम कंटिन्यू कर रहे थे कि चाइना फूड प्रोड्यूसिंग आप द 1000 कंप्यूटर विद द नो बाइसाइकिल, कि भैया जो हम कंपेरेटिव एडवांटेज की बात कर रहे थे कि चाइना ने डिसाइड किया है कि उसने सारे 1000 कंप्यूटर जो हैं वो खुद बनाने हैं और उसने कोई बाइसाइकिल नहीं बनाना, ठीक है। इसी तरह से जो यूएस है वो कहते हैं कि भाई हमने 100 कंप्यूटर बनाना, कोई बाइसाइकिल बनानी। अगर आप अपनी बुक में खोलें, उसका 98 पेज है जो एग्जीबिशन है 4.4, प्रोडक्शन ऑफ कंजम्पशन पॉसिबिलिटीज ऑफ कंप्यूटर बाइसाइकिल। अच्छा, इसमें अगर आप लोगों ने बुक खोली हुई, इसमें आप देखें कि जो है चाइना का और यूएस का जो कंपैरिजन किया गया है कंप्यूटर्स और बाइसाइकिल बनाने से, कि बिफोर स्पेशलाइजेशन जो उसमें था कंपेरेट सॉरी एब्सोल्यूट एडवांटेज था कि भी उसको था कि चाइना में जो थी कंप्यूटर्स में वो एक्सपर्टीज थी, बाइसाइकिल में भी थी, ठीक है। तो स्पेशलाइजेशन की वो 500 बना रहे थे और बाइसाइकिल 2500 बना रहे थे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि कंप्यूटर में हमें ज़्यादा एक्सपर्टी है तो वो कंपेरेटिव एडवांटेज है, तो उन्होंने 700 कंप्यूटर बनाए, बाइसाइकिल कम करके 1500 कर दिए, ठीक है, कंपेरेटिव एडवांटेज में। तो नेट जो गेन था आप माइनस करेंगे बिफोर स्पेशलाइजेशन को, आफ्टर स्पेशलाइजेशन को, जो आपका माइनस में आ रहा है वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ठीक है। तो ये आप इसको ज़रूर आपने इसको बुक में देखना है, ठीक है, और इसको पढ़ना भी है डिटेल के साथ, तो आपका ये भी कॉन्सेप्ट आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। Okay, then Heckscher's all-line theory, a nation's comparative advantage come from the relative abundance of its factor endowments. अब जो factor endowments क्या हैं? Resources that a nation's business use to produce their products और सर्विसेज के फैक्टर ऑफ इंडोवमेंट्स। वो कहते हैं कि हमेशा किसी भी नेशंस को जो कंपैटिटिव एज हासिल होता है वो इन फैक्टर्स पर होता है। वो फैक्टर्स कौन से हैं? दीज आर द कैपिटल, लेबर, ठीक है, कि जो आपके कैपिटल और लेबर जो होते हैं ये आपके फैक्टर ऑफ इंडोवमेंट्स होते हैं, इन्हीं के बेस पर जो है वो नेशंस को कंपैटिटिव एज हासिल होता है। कंपैटिटिव एज मीन्स कि आपको कंपेटिटिव एज यही होता है कि वो चीज़ें जो आप अपने कंपेटिटर से बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। आपकी जो राइवल कंट्रीज हैं, ये जो आपकी कंपीटिंग जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो जिस भी कंट्री से बिलोंग करती हैं, जैसे टोटा जो है वो जापान से बिलोंग करती है, तो जनरल इलेक्ट्रिक अमेरिका से बिलोंग करते हैं, तो इनके दरमियान में कंपटीशन होता है। तो टोयोटा को ये है कि उनकी जो है बड़ी ड्यूरेबल गाड़ियाँ होती हैं, ठीक है। तो अगर इस तरह से जर्मनी की, इवन जर्मनी की जो BMW है, इवन टोयोटा, वहाँ के जर्मन लोग जो है वो टोयोटा की गाड़ियों को प्रेफर करते हैं। क्यों? उनको एक कंपैरेटिव जो है वो एडवांटेज हासिल है, या फिर उनको एक कंपैरेटिव एज हासिल है कि उनकी गाड़ी जो कि फ्यूल एफिशिएंट होती हैं, ठीक है, उनकी गाड़ियाँ जो होती हैं हाइब्रिड होती हैं और इसके साथ साथ मतलब इजी टू हैंडल होती हैं और उनका और इकोनॉमिकल प्राइसेस पर भी होती हैं, ठीक है। ओके, ये जो था आपके फैक्टर ऑफ एनवायरमेंट्स का, मैंने बताया कि कैपिटल है, ठीक है, आपकी लैंड, एनर्जी, मशीनरी, बिल्डिंग और टूल्स जो हैं ये आपकी कौन से कहलाते हैं? आपके फैक्टर ऑफ एनवायरमेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। एक यहाँ पे फैक्टर ऑफ एनवायरमेंट्स की भी कैटेगराइजेशन है कि जो आपके फैक्टर ऑफ एनवायरमेंट्स, एक फर्स्ट जो कैटेगरी है इसमें है आपके कैपिटल। अब कैपिटल में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? इट इंक्लूड्स लैंड, एनर्जी, मशीन्स, बिल्डिंग और टूल्स। लेकिन जो आपकी जो सेकंड कैटेगरी है उसमें आपकी लेबर आ जाती है, ठीक है। वो कहते हैं कि जितना भी किसी भी कंट्री को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एज हासिल होता है, जैसे मैंने कहा कि जर्मनी को जो है वो आप कह लें कि एज हासिल है दूसरी नेशन पर, कि उनकी जो स्किल जो उनकी वर्क फोर्स है या लेबर है वो बड़ी स्किलफुल है, ठीक है, टेक्निकली बड़ी स्किलफुल है। कि ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं इन्हीं पर ही आपका कंपेटिटिव एज हासिल होते हैं और यही चीज़ें मिलकर आपकी नेशंस का कंपेटिटिव एज बनाती हैं, ठीक है। कि लिमिटेड फैक्टर्स और इंडोवमेंट्स है फॉर एचओ थ्योरी, इंटरनेशनल ट्रेड इज नॉट ड्रिवन बाय रिलेटिव डिफरेंसेस इन प्रोडक्शन एफिशिएंसीज बट बाय रिलेटिव डिफरेंसेस इन फैक्टर ऑफ और फैक्टर इंडोवमेंट्स ऑफ कंट्रीज। कि आपकी जो है कंपेटिटिव जो है वो जो आपकी इंटरनेशनल थ्योरीज हैं आपकी प्रोडक्शन एफिशिएंसीज की से वो ड्राइव नहीं करती, बल्कि वो आपकी फैक्टर ऑफ इंडोवमेंट्स कंट्रीज पर डिपेंड कर रही होती है, यानी आपके कैपिटल पर, आपके रिसोर्सेज पर, आपकी लेबर पर डिपेंड कर रही होती है। जो भी आपकी इंटरनेशनल ट्रेड होती है वो इस चीज़ पर बेस नहीं कर रही होती कि आपकी प्रोडक्शन एफिशिएंसी है।
वो इन चीज़ों पर हमने देखा कि बहुत, अभी हमने शुरू के जो चैप्टर्स पढ़े थे, हमने देखा कि बहुत सारी कंपनीज, इवन यूके बेस्ड कंपनी जिसमें स्पेंसर का नाम था, कि दे हैव मूव देयर प्रोडक्शन यूनिट इन बांग्लादेश. वाई दे हैव मूव देयर प्रोडक्शन यूनिट इन बांग्लादेश? बिकॉज इन बांग्लादेश दे आर गेटिंग, दे हैव, उनका क्या था कि उनकी कॉस्ट बहुत कम पड़ी थी, ठीक है, लेबर के हवाले से. दे वर गेटिंग रॉ मटेरियल ऑन चीपर रेट्स, कि उनको रॉ मटेरियल बहुत चीपर रेट्स पर मिल रहा था. तो बेसिकली इन फैक्टर्स की बेस पर ही जो इंटरनेशनल ट्रेड हम डिसाइड करते हैं हमें किस रीजन में जाना है. ठीक है, वहाँ पे एक तो लेबर सस्ती है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है, और सेकेंडली क्या है कि उनको रॉ मटेरियल भी जो सस्ता पड़ा है. सो दीज आर द फैक्टर्स और इंडोमेंट्स के हमारे जो भी इंटरनेशनल ट्रेड होती है, इट डजंट डिपेंड अपॉन द एफिशिएंसी. अब वहाँ पे यूके में उनको किस एफिशिएंसी की कमी थी प्रोडक्शन में, ठीक है, उनके पास बड़ी स्किलफुल वहाँ पे भी लेबर फोर्स होगी, लेकिन वहाँ पे क्या था, कॉस्टली लेबर थी. दे हैव मूव टू द बांग्लादेश. वाई? बिकॉज दे आर, you can say that they are offering wages, और दे आर गेटिंग वर्क डन एट लोअर लेबर रेट, के उनको बहुत कम जो थे लेबर रेट थे उस पर जो है वो अपना काम उनसे ले रहे थे. फैक्टर प्राइस इक्वालिटी क्या है? द प्राइसेस ऑफ द कैपिटल एंड द लेबर दैट गोज इनटू प्रोड्यूसिंग समथिंग विल ग्रेजुअली बिकम इक्वल. कि एक कॉन्सेप्ट है कि ये जो कुछ चीज़ें होती हैं जो हम इम्पोर्ट करें, जो हमने जैसे शुरू में भी पढ़ा, कि आफ्टर सम टाइम क्या होती है कि वो प्राइसेस जो होती हैं, जो हमें फ़ायदा हो रहा होता है लेबर के हवाले से या कैपिटल के हवाले से, कि लेबर बड़ी सस्ती पड़ी है, आफ्टर सम टाइम क्या होती है, वो इक्वल हो जाती है. ठीक है, इसमें जो एग्जांपल जो डिस्कस की गई है कि चाइना एक्सपोर्ट्स ह्यूज नंबर ऑफ गारमेंट्स एंड टेक्सटाइल टू द यूएस एंड यूरोपियन बिकॉज इट हैज़ अ कंपैरेटिव एडवांटेज इन द चीपर जो है वो लेबर. ये इसमें एक तो ये है कि भाई आपका हमने जो एग्जांपल डिस्कस की थी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में चाइना को जो एज हासिल है, ठीक है, और जो है इस एज की बेस पर जो उनको कंपैरेटिव एज हासिल है, किस पर? अमेरिका पर, और जो है वो यूरोपियन जो दूसरी कंट्रीज हैं उन पर. अच्छा, अब जो हम कहते हैं कि इन बोथ कंट्रीज आर ग्रेजुअली बिकम इक्वल, अब ये इस तरह से क्यों होता है? क्योंकि हमने अभी शुरू में पीछे कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जब जब किसी कंट्री में सप्लाई ऑफ मनी जब ज़्यादा हो जाती है, देन द परचेजिंग पावर ऑफ द पीपल विल आल्सो इंक्रीज. कि अगर किसी कंट्री में मनी जो सप्लाई होती है वो ज़्यादा हो जाती है, तो वहाँ के लोगों की परचेजिंग एबिलिटी भी ज़्यादा हो जाती है. तो सर्टन आइटम्स की जब डिमांड ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ पे प्राइसेस जो होती है ऑटोमेटिकली गोज अप. तो वहाँ पे जो होती है प्राइसेस फिर इंक्रीज हो जाती है. तो फिर ये जो एक इस तरह के जो फैक्टर्स होते हैं ना, जो इस तरह के एडवांटेज होते हैं, वो ग्रेजुअली क्या हो जाते हैं, वो हमें खत्म हो जाते हैं. ठीक है, तो वो इक्वल हो जाते हैं, फिर उनका इतना ज़्यादा फॉर लॉन्गर टाइम भी इतना बेनिफिट नहीं होता. Okay, then Leontief's paradox: when a capital-intensive country export more labor-intensive goods and import capital-intensive goods. कि भाई एक कंट्री है जिसके पास टूल मशीनरी, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हमने फैक्टर गवर्नमेंट्स पढ़े थे, जिसमें जो कैपिटल था उनके पास ज़्यादा था, ठीक है, यानी लैंड, एनर्जी, मशीनरी, बिल्डिंग और टूल्स जो थे उसकी उसमें एक्सपर्टी थी, ठीक है, लेकिन वो कर क्या रहे थे कि वो एक्सपोर्ट कर रहे थे, हालांकि उनकी एक्सपर्टी उसमें थी. इंपोर्ट क्या कर रहे थे? कैपिटल इंटेंसिव गुड्स, कि जिसमें उनकी जो थी एक्सपर्टी, जिसमें उनकी एक्सपर्टी थी होनी चाहिए थी, वो चीज़ें वो इंपोर्ट कर रहे थे, और जिसमें उनकी एक्सपर्टी थी वो इंपोर्ट कर रहे थे. लाइक यूएस एक्सपोर्ट कैपिटल इंटेंसिव गुड्स एंड इंपोर्ट लेबर इंटेंसिव गुड्स. अच्छा, इसकी एग्जांपल ये है कि जैसे जो है ना अमेरिका की, हालांकि इसमें चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सपर्टी है, ये जो आती हैं कि कुछ चीज़ें थी, जैसे अमेरिका की एक्सपर्टीज़ थी ये हवाले से, ये टूल और मशीनरी के हवाले से, जिसकी फर्स्ट कैटेगरी थी, लेकिन वो एथलीट शूज़ इस तरह की सारी चीज़ें क्या करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं, हालांकि उनकी इन चीज़ों में एक्सपर्टी है अगर उसको मैन्युफैक्चर करें. ठीक है, और इसी तरह से एग्रीकल्चर की बात करें तो वो जो चीज़ें थी वो उनको जो थी वो इम्पोर्ट करनी चाहिए थी, लेकिन वो वीट वगैरह उनके जो यूएसए के, अमेरिका के जो फार्मर्स थे वो खुद प्रोड्यूस कर रहे थे. ठीक हो गया. तो ये सारी चीज़ें जो थी इसमें इसके इस हेडिंग के अंदर आ जाती हैं. ठीक है, होप सो कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर भी होंगी. और मैंने इस तरह से जर्मनी की एग्जांपल भी आपसे ऑलरेडी पहले डिस्कस किया है कि जर्मनी जो है वो ऑल्दो इट सपोज द लग्जरियस कार, और जापान की जो गाड़ियाँ होती हैं वो ड्यूरेबल होती हैं, लेकिन जो जर्मनी की गाड़ियाँ होती हैं वो थोड़ी सी लग्जरियस होती हैं. लेकिन फिर भी जो जर्मन कस्टमर हैं वो जापानी जो मॉडल्स होते हैं, ये जापानी ब्रांड की जो गाड़ियाँ होती हैं उसको प्रेफर करते हैं. ठीक है, तो ये बेसिकली रिवर्स ही है. एग्जम्पशनल टेस्ट इन कंट्रीज आर आइडेंटिकल,
ठीक है, कि समटाइम ये होता है कि टेस्ट सेम होता है, जैसे मैंने अभी ये जर्मनी वगैरह की एग्जांपल डिस्कस की कि भाई लोगों का टेस्ट है कि भाई गाड़ी जो है वो ड्यूरेबल होनी चाहिए। सेकंड assumptions है कंपनीज इन डिफरेंट नेशन यूज सिमिलर टेक्नोलॉजीज टू प्रोड्यूस देयर गुड्स, कि समटाइम फिर ये हो जाता है कि कंपनीज जो कंट्रीज जो है ना, वो सेम उनके पास टेक्नोलॉजी है जो वो प्रोड्यूस कर रही हैं, सॉरी यूज कर रही हैं किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में। रिफाइनमेंट ऑफ टू फैक्टर ऑफ कैपिटल एंड लेबर के भी इनमें भी बहुत रिफाइनमेंट जो है वो हो चुकी है, तो जिसकी वजह से जो है कि जो कंट्रीज़ जो होती हैं वो जो कि बहुत ज़्यादा लेबर इंटेंसिव कंट्री हैं वो इंपोर्ट कैपिटल इंटेंसिव की तरफ जा रही हैं। ठीक है, जो कैपिटल इंटेंसिव कंट्रीज़ हैं जैसे यूएसए है या अमेरिका है कि इम्पोर्ट कैपिटल इंटेंसिव गुड्स है, कैपिटल इंटेंसिव कंट्री है, लेकिन वो कहाँ जा रही है, वो उसको जो है वो इम्पोर्ट कर रही है, और जो उनकी एक्सपोर्ट होनी चाहिए थी वो उसको इम्पोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, जो मतलब मीट वगैरह वो वाली इंडस्ट्री में जा रही है। अब ये जो है फैक्टर, अच्छा अब ये जो है कि मोस्ट इकोनॉमीज कंसिडर्ड द, ये जो आपके जितने फैक्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जैसे रॉ मटेरियल, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन कैपिटल, लेबर, कि ये आपकी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और अनस्किल्ड जो लेबर होती हैं ये आपको जो है वो एक तरह का एज दिलाती है, और इसी की बेस पर आपकी सारी जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो हो रही होती है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को समझ ना आया हो? नो मैम। कोई प्रॉब्लम नहीं है? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? अच्छा, इसका जो पेज नंबर है 102 पे जो ये जो सेकंड पैराग्राफ है एग्जिबिट 4.6, इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। इसमें यही बेसिकली जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया है कि चाइनीज हैव मोर स्किल्ड लेबर एंडोमेंट्स देन डज द यूएस। ठीक है, अब अब क्या है कि जो यूएस एक्सपोर्ट्स मोर गुड्स एंड सर्विसेज रिक्वायर्ड स्किल्ड लेबर देन इट्स इम्पोर्ट, कि ये जो मतलब यूएस जो है वो टेक्नोलॉजी में उनका एक नाम है, लेकिन वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो वाली सर्विसेज जो कि लेबर ओरिएंटेड है। ठीक है, यानी कि जो वीट है इस तरह की चीज़ें। इसी तरह से इसकी इम्पोर्ट्स जो है लो स्किल लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग लाइक एथलोइड्स, शूज़ एंड टेक्सटाइल, इन चीज़ों को वो क्या कर रही हैं, वो इम्पोर्ट कर रहे हैं, हालांकि ये चीज़ें वो खुद भी बना सकते थे। ठीक है, मतलब वो थोड़ा सा उलट हो गया। तो ये पेज नंबर जो है 102, आप इसको थोड़ा सा गो थ्रू करोगे, होप सो कि आपको ये और भी जो है वो कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है।